लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। तो देखिए, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित की गई है। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा होता रहा, लेकिन इसके बावजूद बिल लोकसभा से पास हो चुका है। और वहीं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और यहाँ पर सीएम ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। तमाम तस्वीरें देखिए, जहां पूरी पंक्ति फरियादियों से भरी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी फरियादियों के पास, शिकायतकर्ताओं के पास पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर रामकथा समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कथा के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जनता के सामने अपने विचार रखे, संदेश साझा किया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में राम कथा समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बता दें कि सीएम योगी का गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी देखने को मिली है। गोरखनाथ मंदिर में रामकथा समापन कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी देखने को मिली। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही जनता के साथ अपने विचार साझा किए। लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं और देश भर में जब ये अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं, अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास। और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को किसी भी तरह की खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार फसल की आवश्यकता के अनुरूप यूरिया, डीएपी, एनपीके समेत सभी प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 57.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता रही है, जबकि 28.88 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों के बीच किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 28.82 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश में 10.80 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उर्वरकों की नियमित आपूर्ति, पारदर्शी वितरण और पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था भी की गई है, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसी प्रदेश के किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया है, आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद के लिए अब किसानों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वहीं मेरठ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने पुजारियों को सम्मानित किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने संसद में विपक्ष के हंगामे और साथ ही सीजीपी प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। उन्होंने कहा कि नीट के नए कानून पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता और लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं सीजीपी के प्रदर्शन को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का ही हाथ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के लिए फंडिंग भी की गई है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तमाम तस्वीरें मेरठ से सामने आ रही हैं, जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से निर्देश था कि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन किसी न किसी मंदिर में, मठ में जाकर पुजारी का सम्मान करना, प्रणाम करना और आशीर्वाद देना। उस क्रम में मैंने वैसे तो सोच रखा था कि मैं दिल्ली में कहीं करूंगा, पार्लियामेंट थी, लेकिन कल शाम को टेलीफोन आया हमारे महानगर अध्यक्ष जी का, विवेक रस्तोगी जी का, और इन्होंने कहा कि आपको अमरनाथ में करना है। तो अध्यक्ष का निर्देश सर माथे पर, और फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं सुबह 7:30 पहुंच जाऊंगा और यहीं से 8:30 निकलूंगा सीधे दिल्ली। 10:15 बजे मुझे पहुंचना मकर द्वार में, वहां पहुंच जाऊंगा। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, पार्टी का निर्देश था। ये मेरा सौभाग्य है काली पलटन मंदिर में के पुजारियों का मुझे पूजा करने का और उनका प्रणाम करने का आशीर्वाद मिला है, सौभाग्य मिला है। और वहीं सावन माह को लेकर देवरिया के रुद्रपुर नगर पंचायत स्थित प्राचीन बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह से जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, पेयजल, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक दर्शन पूजन करने की अपील की। देवरिया जनपद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में है, जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे कल सावन माह का पहला दिन है। उसको लेकर नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यही बैरिकेडिंग है और यहीं से श्रद्धालु मंदिर परिसर में बाबा का दर्शन करने के लिए एंट्री करेंगे और दूसरे गेट से बाहर के लिए निकासी द्वार बनाए गए हैं। यहाँ प्रशासन की व्यवस्थाएं भी की गई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ आचार्य हैं यहाँ के आदित्य पांडे जी, इनसे बात करेंगे इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और कितने की संख्या में आप भक्त आते हैं और क्या मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य आदित्य कुमार पांडे है। मैं यहीं दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में सेवक हूँ और प्रभु की कृपा से यहाँ पे हर साल सावन में हजारों भक्त आते हैं, बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा का जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य स्थल को जाते हैं। रात में यहाँ पर जागरण इत्यादि करते हुए भगवान को मंगल गीत गाते हुए प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पट खुल जाता है हर शुक्रवार और सोमवार को। उसके बाद भक्तगण बोल बम का नारा लगाते हुए जलाभिषेक करके अपने गंतव्य स्थल को जाते हैं। यह जो शिवलिंग है महाकालेश्वर का उपलिंग बताया गया है हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण में वर्णन है। महाकालस्य लिंगम दुग्धेशमुति जायते विसुतम, अर्थात यह साक्षात भगवान महाकाल इस क्षेत्र में, इस मंडल में बाबा दुग्धेश्वर नाथ के नाम से विख्यात है। तो ये थे आचार्य आदित्य पांडे जी का कहना है कि स्वयं शंभु है और महाकालेश्वर उज्जैन में जो महाशंभु का शिवलिंग है उससे इसको जोड़ा जा रहा है। हम बता दें कि यहाँ पे सावन माह में हर लाखों की संख्या में आप भक्त पहुँचते हैं और बाबा का जल अभिषेक कर यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत मांगते हैं, जिसका सभी मन्नत पूर्ण होते हैं। भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद दुबे।
वहीं झांसी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला अधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने झांसी जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों, प्रवेश एवं निकास द्वार, CCTV कैमरों की निगरानी व्यवस्था के साथ साथ अन्य सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे BBGTS मूर्ति और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कारागार में व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों और साथ ही प्रवेश और निकास द्वार की निगरानी पूरी तरह से होनी चाहिए। अब खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ मुख्यालय की 5 सदस्यीय टीम ने महाराजपुर क्षेत्र समेत कानपुर नगर और कानपुर देहात के करीब 18 स्थलों का निरीक्षण किया। कचरे और जल के नमूने लिए जांच टीम के प्रभारी विमल कुमार के अनुसार कानपुर देहात के 2 कंपनियों का वेस्ट डंप कचरे से मेल खाता मिला है और मामले में जल्द ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि पूर्वामीर गांव के पास रात के अंधेरे में डंपरों से क्रोमियम युक्त जहरीला कचरा फेंका जाता है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसी पर एक्शन लेते हुए टीम मौके पर पहुंची है और यहां से कूड़े के सैंपल लिए गए हैं। तो लखनऊ से यहां पर टीम पहुंची। संदेह के दायरे में 2 कंपनियां हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 कंपनियों के वेस्ट से कूड़े का सैंपल मेल खा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई थी कि रात के अंधेरे में यहां पर कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। और इस शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच के सैंपल लिए हैं। संदेह के दायरे में अभी 2 कंपनियां बनी हुई हैं। विभागीय जांच अमल में लाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन अब गहनता से जांच पड़ताल कर रहा है। अमीर गांव में जो भी ये कोरम डंप का मैटर आया है, इसका जो भी संज्ञान में आया सरकार के, हमारे विभाग के, बोर्ड के एवं माननीय NGT में प्रकरण भी इसको उठाया गया। तभी तुरंत सारी इकाइयां हमारी जो ग्रास लेवल पे हैं सक्रिय हो गए। हमारे टीम क्षेत्रीय अधिकारी जो है तुरंत जो है इसकी रिपोर्टिंग करते हुए आगाह किया। फिर भाई चेयरमैन सर ने भी कहा कि नहीं, हम एक उचित कमेटी बनाएंगे। इसके तहत आज कमेटी ने जो है ये इसकी जांच की है और इसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी पुटअप हो जाएगी, टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इसके उठवाने के लिए जो भी हमारे TSDF है, एक आपका RMT है और एक आपका भारत का है, आप इसको सिर्फ कार्रवाई त्वरित की जाएगी। और वहीं मिर्जापुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परमहंस आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस बार गुरु पूर्णिमा के मौके पर परमहंस आश्रम पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। बता दें कि आश्रम में इस बार लगभग 20 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं परमहंस आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी है कि 20 लाख भक्त आश्रम पहुंचे हैं। ये अनुमानित आंकड़ा मौके से सामने आ रहा है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन की ओर से दुरुस्त और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परमहंस आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची हुई है। प्रारंभिक तौर पर जो अनुमानित आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 20 लाख के करीब लोग आश्रम में पहुंचे हैं इस खास अवसर पर। वहीं गुरु पूर्णिमा को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सजग और सक्रिय नजर आ रहा है। मिर्जापुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो ये पावन अवसर है 29 जुलाई 2026 को, इसके उपलक्ष्य में अड़गड़न महाराज जी के आश्रम में छत्तीसगढ़ के अंदर जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने का है। क्योंकि लोग जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज ने इंदिरा भवन स्थित PDA कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कार्यालय के बाहर
आकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने भूमि, भवन, मानचित्र स्वीकृति और अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान पीडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पीडीए के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्राधिकरण प्रशासन के समक्ष रखने और उनके समाधान की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिला। और वहीं हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में मेरठ कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हापुड़ डीएम और एसपी के साथ कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तीर्थ नगरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर बनी बैरिकेडिंग पथ, प्रकाश एवं शिव भक्तों की आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मेरठ कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी नगर पालिका की गढ़मुक्तेश्वर की पालिका द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए और मौके पर मौजूद अधिशासी अधिकारी को व्यवस्थाओं को तत्काल रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। बाबा ओगड़नाथ महादेव मंदिर मेरठ में और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बुलंदशहर में। इसके अलावा जहां से पानी उठता है, अगर हम घाट की बात करें तो ब्रज घाट जो कि हापुड़ में है, ये महत्वपूर्ण रहता है। और पूरे परिक्षेत्र को लगभग 28 इसमें प्रमुख मार्ग हैं जो कि 970 किलोमीटर लंबे ये मार्ग हैं। यहाँ पर नहर पटरियों से भी श्रद्धालु जाते हैं और मुख्य मार्गों से भी आवागमन बना रहता है। तो इसमें अगर हम तैयारियों की बात करें तो हमारी घाट संबंधित तैयारियां रहती हैं, रूट संबंधित रहती है जिसमें हमारे डाइवर्जन प्रमुख रहते हैं। इसके अलावा शिविर संबंधित, शिविर में क्या क्या सुरक्षा रखनी है आदि, और इसके अलावा समन्वय संबंधित तैयारियां कि अन्य राज्यों से साथ हमारा क्या समन्वय है, सीमावर्ती जनपदों के साथ हमारा क्या समन्वय है। हाल फिलहाल में मुख्य सचिव महोदय एवं डीजीपी महोदय द्वारा भी एक अंतर राज्यीय बैठक मेरठ में की गई थी जिसमें समन्वय से रिलेटेड संबंधित जितने भी बिंदु थे उस पर विस्तृत चर्चा की गई। चंदौली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सकलडीहा तहसील परिसर में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ शादी की। पहले पति की मौजूदगी में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। वहीं विवाह के दौरान तहसील परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पति ने पत्नी पर 2 वर्षों से अवैध प्रेम संबंध में होने का आरोप लगाया है। महिला ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। वहीं ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। के साथ रहे तो इसमें तो हमारा कोई हक नहीं है जबरदस्ती करना। हम तो चाह रहे हैं कि मतलब हमारे साथ रहे। हम तो तभी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि हमारे साथ चल के रहे। कोई नहीं भी बात पता। क्यों छोड़ रही हैं? मारो तो पहले आवत ना घर से 1 रुपया दे तो नारो ना दी, बताएं कैसे खर्चा चले। अच्छा, एक मिनट, तुम्हारे बच्चे हैं पहली शादी से? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। हाँ। क्या तो बच्चे कौन किसके पास रहेंगे? पापा के पास रहेंगे, हमारे पास। खबर बरेली से है, जहां हेड कांस्टेबल और होमगार्ड का कथित तौर पर शराब पार्टी करते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। वायरल वीडियो 26 मार्च 2026 का बताया जा रहा है। इसके साथ ही वायरल वीडियो सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसा खेड़ा चौकी का बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल और होमगार्ड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और वहीं उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के बंद होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालय बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय संचालित हैं। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को निकटतम स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। रिक्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार परिषदीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत कर रही है। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के बंद करने को लेकर मामला गर्मा गया है, जहां अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।